Let's start with the anticoagulation. जी ठीक। Anticoagulation बेसिकली आपके पास जो है अगर हम प्राइमरीली देखें कि एग्जाम के लिए कौन से इम्पोर्टेंट है, इसका वैसे फर्स्ट एड के अंदर एक टेबल बना हुआ है एंटीकोएगुलेंट्स का, आप ये वहां से भी कर सकते हैं। बट राइट नाउ वी हैव हेपेरिन। हेपेरिन जो होते हैं वो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। These are the two main types of heparin, unfractionated heparin and low molecular weight heparin. अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन जो है ये आप आईवी और सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं और इसका बड़ा रैपिड ऑनसेट ऑफसेट होता है, बड़ा रैपिड ऑन एंड ऑफ होता है। बट द मेन थिंग इज अगर आप अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन दे रहे हैं तो उसमें आपको एपीटीटी को मॉनिटर करना पड़ता है। बट अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन का एक फायदा ये होता है कि इसको आप रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स को दे सकते हैं। ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर रीनल फेलियर पेशेंट्स, और अगर आपने इसको रिवर्स करना है तो इट कैन बी रिवर्स फुली बाय गिविंग प्रोटामीन। तो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन का रिवर्सल होता है प्रोटामीन। नेक्स्ट वी हैव लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन में हमारे पास इनॉक्साप्रिन आता है। ये भी आप सबक्यूटेनियस देते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर कोई रूटीन मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ती है, और इसका इसका जो रिवर्सल होता है वो आप पार्शली कर सकते हैं बाय गिविंग प्रोटामीन। बट द थिंग इज के लो मॉलिक्यूलर वेट को आप सेफली सीकेडी वाले पेशेंट्स को में नहीं देते। यू शुड अवॉइड गिविंग लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स, या आपको डोज एडजस्ट करके देना पड़ता है। So the main clues you need to remember regarding heparin, immediate effect है, APTT टारगेट होता है, तो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन वालों में आपको एपीटीटी मॉनिटर करना पड़ेगा और रिवर्सल में प्रोटामीन सल्फेट। दूसरा जो आपके पास एंटीकोएगुलेंट है वो वार्फरिन। वार्फरिन इज बेसिकली अ विटामिन के एंटागनिस्ट। This majorly inhibits vitamin K dependent enzyme, और ये when you inhibit this enzyme basically बॉडी में जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट नहीं होते, और जब क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है एंटीकोएगुलेशन इफेक्ट आएगा। सो वार्फरिन का फंक्शन क्या होता है? इट इनहिबिट्स विटामिन के डिपेंडेंट एपॉक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स सब यूनिट 1। So vitamin K dependent epoxide reductase complex subunit 1 is an enzyme which is inhibited by warfarin। और इस एंजाइम का मेन काम क्या होता है कि ये आपके विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जब आपका ये एंजाइम इनहिबिट होता है ऑटोमेटिकली वो कन्वर्जन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से एंटीकोएगुलेशन इफेक्ट बॉडी में आपको मिलेगा। यूजुअली वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? देयर विल बी अ डिक्रीज इन फैक्टर 2, 7, 9 and 10 plus protein C and protein S। अब इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जो इसमें से प्रोटीन सी और प्रोटीन एस है ये बॉडी में इनका एंटी कोएगुलेशन वाला रोल होता है, और ये सारे फैक्टर्स जो है ये कोएगुलेंट्स है। जब हम वार्फरिन देते हैं तो ये भी इनहिबिट होते हैं और ये भी इनहिबिट होते हैं। बट द थिंग इज जो ये प्रोटीन सी और प्रोटीन एस है इनकी इनकी बड़ी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है।
जिसकी वजह से ये जल्दी खत्म हो जाते हैं, ये पहले खत्म हो जाते हैं बॉडी से एज कम्पेयर टू देम। तो जब हम वार्फरिन देना स्टार्ट करते हैं, तो एक तो पहले आपने एंटीकोएगुलेंट दे दिया, विच मीन्स के सॉरी, जब आप वार्फरिन देना स्टार्ट करते हैं तो प्रोटीन सी, प्रोटीन एस अलोंग विद ऑल दीज फैक्टर्स दे आर इनहिबिटेड। बट बॉडी में होता क्या है कि क्योंकि प्रोटीन सी और प्रोटीन एस जो कि एंटीकोएगुलेंट्स हैं, ये पहले डिप्लीट हो जाते हैं इन फैक्टर से पहले, तो बॉडी में ये जो इनकी वजह से एंटीकोएगुलेशन वाला इफेक्ट आ रहा था, ये पहले खत्म हो जाता है इस कोएगुलेशन वाले इफेक्ट को ओवरकम करने से पहले। तो अब जो नेचुरली एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट था, अगर आप उसको खत्म कर देंगे और कोएगुलेशन वाला इफेक्ट अभी वैसे ही आ रहा है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जब हम वार्फरिन स्टार्ट करते हैं तो शुरू में बॉडी थोड़े टाइम के लिए एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट में चली जाती है। ठीक। ये बड़ी वेसल्स को तो इम्पेक्ट नहीं करता, बट इसका इम्पेक्ट आपको यूजली जो स्मॉल टर्मिनल वेसल्स है, जैसे स्किन की जो वेसल्स है, वहां पे मिल सकता है। तो इसलिए जब आप वार्फरिन देते हैं तो उसके साथ हाइपर कोएगुलेबिलिटी वाले इफेक्ट की वजह से देयर इज अ चांस कि आपका पेशेंट को नेक्रोसिस डेवलप हो जाए, स्किन कंडीशन डेवलप हो जाए, स्किन की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम हेपरिन ब्रिज यूज करते हैं। हेपरिन ब्रिज का मतलब ये है कि शुरू में जब आप वार्फरिन देंगे तो उसके साथ आप स्मॉल डोज में हेपरिन भी देते हैं, ताकि ये जो हाइपर कोएगुलेबल वाला स्टेज है इसको कंपनसेट किया जा सके। फिर जैसे जैसे ये सारे फैक्टर्स भी डिप्लीट हो जाएंगे, ये तो पहले ही हो गए थे बॉडी, फिर वार्फरिन का पूरा इम्पैक्ट आ जाएगा, फिर हम हेपरिन को देना बंद कर देते हैं। तो उस हेपरिन ब्रिज, ये हेपरिन की स्मॉल डोज देने का मतलब मकसद ये होता है, ये जो शुरू में एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेज डेवलप हो रही है उसको ओवरकम किया जा सके। ठीक। सो अभी हमने देखा वार्फरिन inhibits जो विटामिन के डिपेंडेंट एपॉक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1 एंजाइम that decreases the factor 2, 7, 9, 10 plus protein C and S and develops an early hypercoagulable state in the body which can lead to skin necrosis, and to prevent that we give heparin as a bridge। एक चीज जब आप वार्फरिन देते हैं तो वार्फरिन के साथ एक चीज होती है कि आपने हमेशा इसके साथ आईएनआर को मॉनिटर करना होता है। जी बिल्कुल। और आपका जो मोस्ट या आपका गोल क्या होता है कि आईएनआर आप 2 to 3 के दरमियान रखते हैं। अगर आपका पेशेंट है जिसको मैकेनिकल माइट्रल वेल्व, जिसमें मैकेनिकल माइट्रल वेल्व्स हैं, तो इनके अंदर जो कट ऑफ वैल्यू होती है आईएनआर की वो 2.5 to 3.5 होती है। ज्यादातर केसेस में आप 2 to 3 के दरमियान आईएनआर को मेंटेन रखते हैं। अब जो वाइटामिन जो वार्फरिन है ना, इसकी साइटोक्रोम P450 इंटरेक्शंस होती है। तो जब आपने किसी पेशेंट को वार्फरिन दिया है तो उसके साथ आपने फूड या ड्रग इंटरेक्शंस को भी रखना होता है कि अगर आपने कोई ऐसी ड्रग दी है जो साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर रही है तो वार्फरिन टॉक्सिसिटी का रिस्क ज्यादा हो जाएगा। अगर आपने कोई ऐसी ड्रग या फूड कंज्यूम कर लिया है जो कि साइटोक्रोम P450 को स्टिमुलेट कर रहा है, तो वार्फरिन का सब थेरेपेटिक इफेक्ट आने का रिस्क ज्यादा हो जाएगा। तो वार्फरिन क्योंकि मेजरली साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट ड्रग है, तो इसके साथ बहुत ज्यादा फूड या ड्रग इंटरेक्शंस एसोसिएट करती हैं। ज्यादातर वो आपको एंटीबायोटिक्स पे, माइड्रॉन पे, एजोल्स पे, इस तरह के ड्रग्स पे टेस्ट कर सकते हैं। सो बट आर द ठीक। इम्पोर्टेंट थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर, इसके अंदर आपके पास एक तो आपको उसका एंजाइम पता होना चाहिए, फैक्टर्स पता होने चाहिए, हाइपर अर्ली हाइपर कोएगुलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मॉनिटरिंग आप आईएनआर की कर रहे हैं, फूड और ड्रग इंटरेक्शंस का पता होना चाहिए बिकॉज ऑफ साइटोक्रोम P450। The buzzwords are bridging with heparin until INR is therapeutic, skin necrosis in protein C deficiency। प्लस इसमें एक और बात है कि जो आपका वार्फरिन है ये ट्रेटोजेनिक होता है, particularly in the first trimester it can lead to इसके बड़े इंपॉर्टेंट थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हैं। तो इसीलिए आप प्रेग्नेंट वुमेन में कभी भी
हेपरिन नहीं देते, अगर आपको देनी पड़ी है तो आप प्रेगनेंसी में सॉरी प्रेग्नेंट वुमन में कभी भी आप वॉर्फरिन नहीं देते, अगर आपको देनी पड़ी है तो आप हेपरिन देते हैं। इसके जो टेट्राजेनिक इफेक्ट्स हैं बड़े क्लासिक, उसमें आपके पास स्टिपर्ड एपिफिजिस आती है, which means there is a calcification at bone and on X-ray. इसके अलावा इसमें आपके पास नेजल हाइपोप्लेजिया आता है, या इसको आप सेडन नोज डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। स्टिपल एपिफिसिस को आप कैसे पिक करते हैं? there are going to be calcification at the bone ends on X-ray. इसके अलावा इन पेशेंट्स में आपको ग्रोथ रिटार्डेशन मिल सकती है। इसके अलावा इनमें आपको CNS malformations जैसे कि ऑप्टिक एट्रोफी, डैंडी वॉकर मैलफॉर्मेशन, ये सारी भी आपको मिल सकती है। प्लस अगर आप समटाइम्स इट कैन आल्सो लीड टू fetal hemorrhage और stillbirth। बट जो दो इम्पोर्टेंट आपने याद रखनी है, ये स्टिपर्ड एपिफिसिस बहुत क्लासिक है, और नेजल हाइपोप्लेजिया या सेडल नोज डिफॉर्मिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इसीलिए आप प्रेग्नेंट वुमन में कभी भी वॉर्फरिन नहीं देते, यू ऑलवेज प्रेफर हेपरिन इफ नीडेड। ठीक। उसके बाद आपके पास आती है डायरेक्ट एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट्स। डायरेक्ट एक्टिंग ऑरल एंटीकोएगुलेंट्स, ये जो डायरेक्ट एक्टिंग ऑरल एंटीकोएगुलेंट्स है, इनके दो मेन टारगेट्स होते हैं, डायरेक्ट थ्रोम्बिन 2A इनहिबिटर, या ये मेनली आपके डायरेक्ट फैक्टर 10A को इनहिबिट कर रही है। जो ये वाला है इसका ये ब्लॉक करेगा थ्रोम्बिन को, फैक्टर 2A को, और प्रिवेंट करता है फिब्रिन फॉर्मेशन। और जो डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर है, ये ब्लॉक करता है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता। जो डायरेक्ट डायरेक्ट थ्रू 2A इनहिबिटर है, उसमें आपके पास डेबिगेट्रैन वगैरह आते हैं। और जो डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर है, इसमें आपके पास एपिक्सावेन, रिवारोक्सावेन। अच्छा, अब हम डायरेक्ट एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट्स, like we have discussed the main type, we have discussed the mechanism, of both, and then we have also discussed example कि कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग्स आती है। तो एपिक्सावेन और रिवारोक्सावेन जो है, ये 10A इनहिबिटर्स है। इसके अंदर आपको कोई रूटीन मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ती, और इनकी बड़ी कम इंटरेक्शन होती है एज कम्पेयर टू डेबिगेट्रैन और डायरेक्ट थ्रोम्बिन गेट फैक्टर 2A इनहिबिटर। इसमें आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, और इसका एक बड़ा स्पेसिफिक एंटीडोट होता है, which is idarucizumab. This is very important. किन लोगों में आप डायरेक्ट एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट्स नहीं दे सकते? आप मैकेनिकल वाल्व्स वाले पेशेंट्स में नहीं दे सकते, आप प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, आप ट्रिपल पॉजिटिव पेशेंट्स में नहीं दे सकते,
तो यू शुड हैव एन आइडिया कि ये डायरेक्ट एक्टिंग एंटीकोगुलेंट्स किन लोगों में आपने अवॉइड करने हैं इन जनरल. So these are the situations where direct acting oral acting anticoagulants should not be used because they are either unsafe or ineffective. तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है, बट लाइक के बेहतर है कि ये ना दो. अगर आपका पेशेंट जो है वो तो कोई मैकेनिकल हार्ट वेल्व यूज किया गया है, क्योंकि जो डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोएगुलेंट्स हैं जैसे अपिक्साबेन, इवरोक्साबेन, ये कोई स्टेबल एंटीकोएगुलेशन प्रोवाइड नहीं करते फॉर आर्टिफिशियल वेल्व्स, तो इनमें देने का फायदा नहीं है. उसके बाद इसीलिए जो आपके मैकेनिकल हार्ट वेल्व्स वाले पेशेंट है उनमें प्रेफर्ड ऑप्शन आपके पास वारफरिन है. तो यू कैन सिंपली, बल्कि एक दो केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं जिनमें अगर आपने नेविगेट फैन दिया है तो उसकी वजह से बल्कि थ्रोम्बोसिस या ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि अनबैलेंस एंटीकोएगुलेशन मिल रही होती है. तो इससे आप, इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू गिव दीज इन मैकेनिकल हार्ट वेल्व पेशेंट्स. दूसरा इसमें आता है कि अगर आपके पेशेंट को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट माइट्रल स्टेनोसिस है, तो significant mitral stenosis could be rheumatic or any other severe mitral stenosis or any other case, उसमें भी आप नहीं देते क्योंकि इन पेशेंट्स में एम्बोलिक रिस्क बहुत हाई होता है. और इसमें भी आपके पास प्रेफर्ड ऑप्शन जो है वो वारफरिन. फिर अगर आपका पेशेंट प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग है, क्योंकि जो आपके डायरेक्ट oral acting anticoagulants होते हैं they can cross placenta and can affect the fetal coagulation as well, can lead to possible miscarriage or bleeding. तो इससे आप उनमें भी ये नहीं दें, क्योंकि ये प्लेसेंटा क्रॉस कर. इसके अलावा अगर पेशेंट को सिवियर रीनल इम्पेयरमेंट है, इनमें भी नहीं देते, स्पेशली डेबिगेट्रैन नहीं देंगे क्योंकि ये रीनली एक्सक्रीट होती है, तो किडनी काम नहीं कर रही तो डेबिगेट्रैन बॉडी में एक्यूमुलेट होती रहेगी और ब्लीडिंग कर सकती है. तो किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स में पर्टिकुलरली जिनमें सिवियर किडनी फेलियर है या GFR 30 से कम है उनमें आप नहीं दें. ठीक. So direct oral acting anticoagulants should be avoided in the mechanical valve, significant mitral stenosis, pregnancy, triple positive antiphospholipid syndrome. एक तो जो आपके पास पेशेंट एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम वाले हैं, स्पेशली जिनमें तीनों पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, जिनको आप ट्रिपल पॉजिटिव एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम कहते हैं, उनमें भी आप अवॉइड करेंगे. अच्छा, अब अगर आपके पास, नो लेट्स मेक इट सिंपलर, एग्जाम में आपको आपसे किस तरह पूछ सकते हैं. अगर आपके पास एक पेशेंट है जो स्टेबल है हर तरह से, मतलब उसको कोई वाल्व भी नहीं ट्रांसप्लांट हुआ हुआ, उसकी किडनीज भी ठीक है, उसे एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम भी नहीं है, वो प्रेग्नेंट भी नहीं है, कोई स्टीनोसिस भी नहीं है, सो इन जनरल अ स्टेबल पेशेंट, और साथ में उसको कैंसर भी नहीं. तो इन पेशेंट्स में एज अ फर्स्ट लाइन आप डायरेक्ट और एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट्स लाइक एपिक्साबेन, रिवारोक्साबेन. ठीक. पेशेंट स्टेबल हो और नॉन कैंसर हो. बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास DVT या पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट आ गया है, बट वो पेशेंट स्टेबल है और उसको कैंसर भी नहीं है, तो उसके लिए आप DVT या पल्मोनरी एम्बोलिज्म को ट्रीट करने के लिए डायरेक्ट आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होगा डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोएगुलेंट्स. बट अगर आपके पास DVT या पल्मोनरी एम्बोलिज्म का केस है बट उस पेशेंट को कैंसर है, इट्स कैंसर एसोसिएटेड embolism, venous thromboembolism or anything like that, इनमें आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं. यू कैन गिव डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोएगुलेंट्स और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, डिपेंडिंग ऑन के ब्लीडिंग रिस्क क्या है और लीजन साइट क्या है. अगर आपके पास पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट पेशेंट में आपने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन को प्रेफर करना.
अवॉइड वार्फरिन, अवॉइड डायरेक्ट एक्टिंग एंड ओरल एंटीकोएगुलेंट। अगर आपके पेशेंट को सीकेडी है तो फिर आप अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन को प्रेफर करेंगे, और उसके बाद आप वार्फरिन भी दे सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आपके, अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, फिर आप डोज एडजस्ट करके एपिक्सावेन भी दे सकते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट दीज आर योर प्रेफर्ड ऑप्शन। क्लियर? हेलो? जी जी। अच्छा, उसके बाद अब हमने ये देख लिया कि स्पेशल सिचुएशंस क्या है या समरी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि अब ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर तक देना है। अगर आपके पास प्रोवोक्ड वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, विच मींस कि ये या सर्जरी की वजह से हुआ है, या इमोबिलिटी की वजह से हुआ है, या ईस्ट्रोजन की वजह से हुआ है, या किसी वजह से वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया है, प्रोवोक्ड वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के ट्रीटमेंट के लिए आप 3 माह तक एंटीकोएगुलेशन थेरेपी देते हैं। अगर ठीक। वो अनप्रोवोक्ड है, विच मीन्स कि कोई पिन पॉइंट कॉज नहीं है, बट पेशेंट को वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हो गया है, इन पेशेंट्स में आप 3 माह या 3 माह से ज्यादा, लाइक 3 to 6 months के लिए देते हैं। और अगर इससे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आप फिर भी ब्लीडिंग का, अगर ब्लीडिंग का रिस्क लो है तो आप इसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बट यूजली अनप्रोवोक्ड वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में आप 3 से 6 माह तक पेशेंट को एंटीकोएगुलेंट पे रखते हैं। अगर रिकरेंट वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, स्ट्रॉन्ग थ्रोम्बोफीलिया है, तो फिर आप पेशेंट को लॉन्ग टर्म या इंडेफिनेट पीरियड के लिए एंटीकोएगुलेशन पे डाल देते हैं, अगर ब्लीडिंग का रिस्क एक्सेप्टेबल है। सो द फर्स्ट वर्ड यू नीड टू रिमेम्बर कि प्रोवोक वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के केसेस के लिए, या जो विद कॉजेज वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है उनके लिए, अब सर्जरी, इमोबिलिटी, एस्ट्रोजन वगैरह के केसेस के लिए आप 3 माह तक एंटीकोएगुलेशन करते हैं। अनप्रोवोक्ड केसेस के लिए आप एक्सटेंडेड टाइम के लिए, या 3 से 6 माह या उससे ज्यादा टाइम के लिए आप एंटीकोएगुलेंट पेशेंट को डालते हैं। ठीक। उसके बाद आपके पास आता है कि व्हेन टू स्टॉप। किन केसेस में आपने बिफोर प्रोसीजर या पेरी प्रोसीजरल एंटीकोएगुलेशन देनी है, एंड व्हेन टू स्टॉप। स्टॉप 5 days प्री ऑप। अगर आपका पेशेंट वार्फरिन पे है, आपने उसकी कोई सर्जरी करनी है, तो सर्जरी से 5 दिन पहले आपने उससे कहना है कि वार्फरिन लेना बंद कर दे। अगर थ्रोम्बोटिक रिस्क बहुत हाई है, तो आप उसको ब्रिज कर सकते हैं विद लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, बट वार्फरिन उसको 5 दिन पहले आपने बंद करा देनी है। ठीक है। अगर आपका पेशेंट डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोएगुलेंट्स पे है, तो आपने पेशेंट को कहना है कि 24 से 48 घंटे पहले मेडिसिन लेना बंद कर दे, स्पेशली अगर ब्लीडिंग का रिस्क लो है या नॉर्मल किडनीज है। लेकिन अगर आपका पेशेंट है, इसका ब्लीडिंग का रिस्क था, या सीकेडी का पेशेंट है, किडनी फंक्शन ठीक नहीं है, तो फिर आप उसे कहेंगे कि आप 2 से 3 दिन पहले, लाइक 2 से 4 दिन पहले ड्रग लेना बंद कर दे। बट जनरली जो डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोएगुलेंट्स वाले पेशेंट्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि 2 दिन पहले दवाई लेना बंद कर। अगर आपके पास
जो आपके पास न्यूरेक्सियल प्रोसीजर्स होते हैं, विच मीन्स कि कोई भी ऐसा मेडिकल प्रोसीजर जो कि स्पाइनल या एपिड्यूरल स्पेस को इन्वॉल्व कर रहा है, इसमें आप नीडल या कैथेटर पास कर रहे हैं द स्पाइनल कॉर्ड और द नर्व रूट्स, इस तरह के प्रोसीजर्स के लिए आप पेशेंट को एंटीकोएगुलेंट्स थोड़ा सा पहले बंद करवा देते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि सॉरी, अगर पेशेंट को आप कोई न्यूरेक्सियल प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है, जैसी कोई चीज इन्वॉल्व हो रही है, उनमें आप पेशेंट्स को जो एंटीकोएगुलेंट्स हैं वो you should stop direct acting anticoagulants earlier and ensure anti 10A minimal, क्योंकि इन पेशेंट्स में स्पाइनल हीमाटोमा का रिस्क बहुत हाई होता है। So because neuraxial procedure carry a risk of spinal or epidural hematoma, which can cause permanent paralysis if a patient is anticoagulated. Therefore, timing of anticoagulant interruption is critical in these patients. So, as per therapeutic guidelines, अगर आपका पेशेंट अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन पे है तो आप इसको 4 से 6 घंटे पहले बंद करवा देंगे और 1 घंटे या 1 घंटे पोस्ट प्रोसीजर रीस्टार्ट करा देंगे। ठीक। अगर आपका पेशेंट लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे है प्रोफाइलेक्टिकली, इसको आप 12 घंटे पहले बंद करा देंगे और प्रोसीजर के 4 घंटे या 4 घंटे के बाद स्टार्ट करवा देंगे, रीस्टार्ट करवा देंगे। अगर आपका पेशेंट लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे था लेकिन ये थेराप्यूटिक है, प्रोफाइलेक्टिक नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम थी तो आपने स्टार्ट कराया, तो इसको आप 24 घंटे पहले बंद करवा देंगे और प्रोसीजर के 24 घंटे या 24 घंटे के बाद आप स्टार्ट करवाएंगे पोस्ट प्रोसीजर। अगर आपका पेशेंट डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोएगुलेंट्स पे है, जैसे फिक्सापेन, रिवारोक्सापेन, इसको आप 48 से 72 आवर्स पहले स्टॉप करवा देंगे, होल्ड द ड्रग, और पोस्ट प्रोसीजर 6 घंटे या 6 घंटे के बाद आप इसको रीस्टार्ट करवाएंगे। वॉरफेरिन है तो 5 दिन पहले स्टॉप करवा देंगे और ये ख्याल रखेंगे कि आपका INR जो है वो 1.5 से कम हो, और प्रोसीजर करने के 6 घंटे या 6 घंटे के बाद आप रीस्टार्ट करवा देंगे। अगेन यू शुड लुक एट द INR। क्लियर? जी। So these pre-procedural peri-procedural and when to stop guidelines are important. उसके बाद हमने रिवर्सल डिस्कस कर लिए। अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन में प्रोटामीन है, इट इज यूजुअली गिवन 1 मिलीग्राम पर 100 यूनिट ऑफ हेपरिन। अगर आपका पेशेंट 100 यूनिट हेपरिन का ले रहा था और उसको आपने रिवर्स करना है तो आप 1 मिलीग्राम प्रोटामीन का देते हैं। So what are the reversal guidelines? अगर आपने अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन को रिवर्स करना है तो 100 यूनिट हेपरिन को रिवर्स करने के लिए 1 मिलीग्राम प्रोटामीन देते हैं। इसके आप इस तरह डोज एडजस्ट करते हैं। अगर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन को रिवर्स करना है तो इसमें भी आप प्रोटामीन दे रहे हैं, बट ये यहाँ ये जो है ये फुली रिवर्स हो जाता है बाय प्रोटामीन, ये पार्शियली रिवर्स होता है। अगर आपका पेशेंट वॉरफेरिन पे है तो साथ उसको कोई मेजर ब्लीड हो गया है, इस पेशेंट को आप
पीपीसी सॉरी पीसीसी प्लस आईवी विटामिन के 5 to 10 मिलीग्राम देंगे। और अगर पीसीसी अवेलेबल नहीं है तो फिर इसकी रिप्लेसमेंट में आप एफएफपी दे सकते। अगर आपका पेशेंट वारफरिन पे है, आईएनआर हाई है लेकिन ब्लीडिंग नहीं है पेशेंट को, कोई इस पेशेंट में आप क्या करेंगे, होल्ड द वारफरिन और साथ में आप ऑरल विटामिन के स्टार्ट करवा सकते। डेबिगेट्रेन के रिवर्सल के लिए आप आइडारुसिजुमैब देते हैं और एपिक्सावेन, रिवारोक्सावेन के लिए आप एडनिक्सेन अल्फा देते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है फिर आप इस पेशेंट में पीसीसी भी दे सकते हैं। जी। तो अभी हमने देखा कि अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन में आप प्रोटामीन देते हैं जिसको फुली रिवर्स कर सकते हैं। डोज आप कैसे लेते हैं कि 100 यूनिट हेपरिन के लिए 1 मिलीग्राम प्रोटामीन होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट के लिए भी प्रोटामीन देते हैं बट ये इसको फुली रिवर्स नहीं करता, पार्शली रिवर्स करता है। वारफरिन हो लेकिन मेजर ब्लीड के साथ पेशेंट आ जाए, वारफरिन टॉक्सिटी है बट साथ मेजर ब्लीड भी है, तो आप पीसीसी विच इज प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट वो देंगे। साथ में आप आईवी विटामिन के दे सकते हैं 5 to 10 मिलीग्राम। पीसीसी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप एफएफपी दे देते हैं। पीसीसी इज बेसिकली आप कंसंट्रेट जिसके अंदर आपको फैक्टर 2, 7, 9, 10 मिलते हैं। ये वही सारे फैक्टर्स हैं जो जो वारफरिन इनहिबिट कर रहा होता है। उसके बाद ठीक। अगर वारफरिन है की टॉक्सिसिटी है विच मींस आईएनआर डिस्टर्ब है बट ब्लीडिंग नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप वारफरिन को होल्ड कर लें और साथ में डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आप ऑरल विटामिन के स्टार्ट कर सकते हैं। डेपिकेट्रेन के लिए आइडारुसिजुमैब है और एपिक्सावेन, रिवारोक्सावेन के लिए आप एडिनेक्सेंट अल्फा देते हैं। अगर एडिनेक्सेंट अल्फा अवेलेबल नहीं है फिर आप पीसीसी दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर एंटीकोagulation थेरेपी। कल हम इंशाल्लाह थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करेंगे। कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा हीमेटोलॉजी के ऊपर। तो अगर ठीक। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हाफिज।